हेलो गाइस, सो हम लोग चैप्टर नंबर 13 आपका स्टार्ट कर चुके हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कंसेप्ट मैंने कल बता दिया पहले लेक्चर में, सारे किस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होते हैं। ठीक है, मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर वही था इस चैप्टर का, उसके बाद वाले आपको अप्लाई करना है बस। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि किस तरह से अलग अलग शेप का एरिया निकाला जाता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालते हैं। 10th क्लास में क्या कर दिया गया है, दो चीज़ों को मिक्स कर देंगे, तीन चीज़ों को मिक्स कर देंगे, एक के ऊपर एक जोड़ देंगे और फिर आपसे टोटल एरिया टोटल वॉल्यूम पूछेंगे तो हम कर देंगे उन चीज़ों को। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है आपका इस चैप्टर का। एग्जाम्पल भी बताऊँगा सारे के कर, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल भी उठ के आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 1 कि राशिद गोट अ प्लेइंग टॉप, और अगर हिंदी में बोले लट्टू, आप लोगों ने लट्टू फिराया होगा, रस्सी बांध के ऐसे करके झटका मार के करते हैं और हाथ के ऊपर उठा लेते थे। ठीक है, हमने तो बचपन में बहुत किया, आप लोगों ने भी खेला होगा ये। ठीक है, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, उसको बर्थडे पे प्रेजेंट में लट्टू मिल गया भाई। ठीक है, विच हैड सरप्राइजिंगली नो कलर, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा, एक दो वर्ड हटा दिए, मतलब उसके ऊपर कलर ही नहीं था, तो उसको देख के लगा रहे यार ये क्या बात होगी, कलर ही नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, ही वॉन्टेड टू कलर इट, उसने सोचा अब इस पर कलर तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने सोचा चलो कलर करते हैं। अब कलर करने के लिए वही चीज़ होती है, हमें पता है कि जिस सरफेस पे आपको कलर करना है उसके ऊपर उसका एरिया निकाल लो, उसके हिसाब से कलर डिसाइड होगा। ठीक है, कितना करना है। द टॉप इज शेप, टॉप मतलब लट्टू की बात चल रही है, इज शेप लाइक अ कोन। देखो डायग्राम बना हुआ है बुक में, लेकिन मैंने बनाया नहीं है। रीज़न क्या है, हमारे ज़रूरी नहीं एग्जाम में डायग्राम बना आए, तो हमें पता होना चाहिए। देखो आपको शेप को इमेजिन करना है, अगर आपने शेप को सही तरह से इमेजिन कर लिया ना तो आपका आधा क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है वहीं पर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको एक ऐसी चीज लॉजिक बताऊंगा, अगर आपने उसका यूज़ किया तो मान के चलना कि इस टाइप के क्वेश्चन, सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में आपको, या फिर चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल में, आपका नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर आप इस लॉजिक को यूज़ करोगे तो। ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है। तो शेप लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फेयर, तो एक्चुअल में क्या था कि इसकी शेप कैसी थी कि कोन जैसी शेप थी। ओके, और सर माउंटेड बाई अ हेमिस्फेयर, यानी इसके सर के ऊपर माउंट था। हिंदी में समझ लो आप इस चीज़ को देसी भाषा में कि सर माउंटेड मतलब होता है कवर्ड। ठीक है, लेकिन अगर देसी भाषा में समझो इस चीज़ को, सर माउंटेड, सर के ऊपर माउंटेड था, सर के ऊपर रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, एक हेमिस्फेयर वाली शेप रखी हुई थी। ठीक है, तो शेप कैसी थी, कोन की शेप थी, कोन बना दिया, और सर माउंटेड बाई हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर वाली शेप बनी हुई है। एंटायर टॉप, ये पूरा जो लट्टू है, क्योंकि टॉप को मतलब लट्टू बोला हुआ है, इज़ 5 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का कंप्लीट जो आपको हाइट दिया हुआ है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, राइट। एंड डायामीटर ऑफ टॉप इज़, इसका डायामीटर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि कोन की भी रेडियस होती है, कोन का जो नीचे वाला रहता है सर्किल वाला एरिया उसमें रेडियस होती है, और हेमिस्फीयर में रेडियस होती है। तो डायामीटर 3.5 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दिया हुआ है दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। समझ गए। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। अब आप खुद सोचो इसको कहाँ कहाँ कलर करना है। ठीक है, तो इसको जो कलर करना है तो एरिया रिक्वायर्ड टू बी कलर्ड, देखो पहले हमें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे फिर वैल्यू रखेंगे। तो एरिया रिक्वायर्ड टू बी कलर्ड, कहाँ कहाँ कलर करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। ये लाइन अगर आप लोगों ने करेक्टली लिख दी, इसका मतलब देखो डायग्राम करेक्ट होना चाहिए, लाइन करेक्ट होनी चाहिए और फॉर्मूला करेक्ट लिख दो, आपके 50-60% मार्क्स तो वहीं मिल गए। ठीक है, और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कैसे प्रोसीड करना है। कुछ लोग होते हैं वो वैल्यू रखना स्टार्ट कर देते हैं, पहली लाइन के अंदर फॉर्मूला लिखा, वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दिया। बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अगर आप पहली लाइन के बाद में अगर आप वैल्यू लिखते हो तो। क्या रीज़न है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ठीक है, तो एरिया रिक्वायर्ड टू बी कलर की अगर मैं बात करूँ तो हमें देखो कहाँ का कलर करना। आप इमेजिन करो आपके हाथ में लट्टू है जिसमें नीचे कोन है, ऊपर हेमिस्फेयर है। ठीक है, इमेजिनेशन लेके आओ इस चीज़ के अंदर। तो मुझे जो हेमिस्फेयर का जो कर्व वाला पार्ट है उस पर कलर करना होगा। हेमिस्फेयर का नीचे वाला पार्ट तो छुपा हुआ है ना, चिपके हुए हैं ना, दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ है। ये कौन है, कोन के ऊपर हेमिस्फेयर ढका हुआ है। ठीक है, यानी कि हमें सिर्फ एक कर्व वाला पार्ट दिख रहा है, मुझे विजिबल कहाँ है, पेंट कहाँ मार पाऊंगा मैं, सिर्फ कर्व वाले पार्ट के ऊपर पेंट कर पाऊंगा, किसके, हेमिस्फेयर के। ऐसे ही कोन के भी सिर्फ कर्व पार्ट पे ही कर पाऊंगा कलर, ना कोन का ऊपर वाले पार्ट पे कर पाऊंगा, ना हेमिस्फेयर के नीचे वाले पार्ट पे कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि वो चिपके हुए हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो आप जहाँ कलर कर पाओगे वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, मैं एक बार आपको कलर करके दिखाई देता हूँ। यानी इसकी बात चल रही है, इसके ऊपर कलर करना है आपको, इसके ऊपर इसका कर्व वाला पार्ट पीछे से कलर लपेट दिया, और एक इसका कर्व वाला पार्ट यहाँ पे कलर करोगे, पीछे से पूरा लपेट दिया इस तरीके से। ठीक है, प्लस
कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है, अगर आपने ये करेक्टली डिफाइन कर दी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास लिखी हुई है। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ क्योंकि आई नीड स्पेस टू राइट इट। ठीक है, तो आप लोग समझ लो, क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन हो चुका है अपने, डायग्राम से ही करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो अपन को वैसे भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब देखना ज़रा इस चीज़ को, तो मैं डायग्राम फटाफट से ऊपर बना देता हूँ। तो ये कौन है आपका, जिसके सर के ऊपर एक माउंट हो चुका है, ये 3.5 है, ये टोटल जो है आपका 5 दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी। अब मुझे बताओ, ये लाइन हम लिख चुके हैं कि एरिया रिक्वायर्ड टू बी कलर इज कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्या है? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अभी मैं वैल्यू के साथ में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कोई वैल्यू की बात नहीं करी अब तक मैंने आपसे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये एरिया रिक्वायर्ड, लिखो फॉर्मूला जरा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो कर्ड सरफेस, और दोनों के रेडियस सेम है, ध्यान रखना, जिसके पूरा कोन को ढक के बैठा हुआ है ये। ठीक है, यानी कि हेमिस्फेयर की रेडियस अगर r है तो इसके रेडियस भी क्या है, r है। और हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर क्या है आपका 3.5, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 3.5/2। रेडियस होती है डायमीटर डिवाइड बाई 2। और मुझे डेसिमल में नहीं खेलना, मैथ्स में याद रख लेना, रेशनल फॉर्म ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो क्या मैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करके 7/4 बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। ठीक है, 2/2 से मल्टीप्लाई किया, माइंड में करना है, लिख के नहीं करना है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इस चीज़ को कि भाई 3.5/2 है तो 7/4 बनाओ। कहो सर 7/4 क्यों बनाया? अरे लॉजिक लगाओ यार, सारे फॉर्मूला में ज़्यादातर पाई आता है। क्या आता है? पाई। और पाई का वैल्यू क्या होती है? अपन मोस्टली 22/7 रखेंगे, तो 7 वाला फैक्टर बने तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज वैसे भी नहीं होता, तो हम रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे। कैसे करना है रेशनल फॉर्म में? डेसिमल हटाना है। कैसे हटेगा डेसिमल? अरे 3.5 है, 3.5 है, डबल करूँगा तो हाफ खत्म हो जाएगा ना, इस तरीके से। ठीक है, रेडियस पता लग गई। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? मैंने कल ही बताया था कि हेमिस्फेयर, देखो शुरुआत के वीडियो के अंदर मैं हर क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल समझाने वाला हूँ। हेमिस्फेयर का मतलब हो गया पूरा स्फेयर को लपेट के 4 सर्किल बनाए थे, क्योंकि मुझे आप लोगों की तैयारी करवानी है, सिर्फ रटवाना नहीं, क्वेश्चन नहीं करवा के जाना है। एक स्फेयर से मुझे रस्सी लपेटने के बाद 4 सर्किल बने थे। हेमिस्फेयर आधे के अंदर कितने सर्किल बने थे? 2 सर्किल बने थे। इसका मतलब कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्ड वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसके नीचे वाली बात नहीं कर रहा हूँ। तो कर्ड सरफेस एरिया आपका आया था 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया क्या था हेमिस्फेयर का? एक नीचे सर्किल और दिखता है, बॉल को कट कर लो आधा बीच में से, एक कर्व वाला पार्ट रहता है और एक नीचे वाला पार्ट रहता है सर्किल, वो 3πr² होता है। प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? मैंने कहा था πr नीचे दिखता है। ठीक है, तो ये होता है πrl, ये होता है πrl। r सेम है दोनों के अंदर, सही है। अब आपको लेना है कॉमन। याद रखना बेटा, इसमें वैल्यू मत रख देना, बताता हूँ रीजन, अभी आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप मेरी बात मानने लग जाओगे। देखो πr कॉमन आ रहा है, πr कॉमन लिया तो यहाँ से 2 बचा और एक r बच गया और यहाँ से l बचा। इसका फ़ायदा देखो, अब सुनो, फ़ायदा ये है, जब आपकी कॉपी चेक होगी बोर्ड एग्जाम के अंदर तो होगा क्या, एक सेकंड रुकिए, हाँ जी, जब आपकी कॉपी चेक होगी बोर्ड एग्जाम में तो क्या चेक होगा? डायग्राम करेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ सही लिखी है, ये लाइन सही है, ये लाइन भी सही है, सही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हमने अब तक कोई वैल्यू नहीं रखी है और आपके इतने टिक लग चुके हैं सही के, समझ रहे हो? मान लो बाई चांस मैं यहीं पे वैल्यू रखता हूँ और अगली स्टेप गलत हो जाता है, तो क्या होगा? जहाँ गलत वहीं से नंबर कटना स्टार्ट। तो जो भी हम करते जा रहे हैं चीज़ों को कंबाइन करो। याद रख लेना, इसका सबसे सिंपल चीज़ ये है, फॉर्मूला लिखने के बाद में फॉर्मूले में कॉमन आएगा तो कॉमन लेना है, क्योंकि एक नेक्स्ट करेक्ट स्टेप आपका ऐड हो चुका है। ये स्टेप भी क्या है? करेक्ट है, और अब तक हमने वैल्यू एक भी नहीं रखी है, समझ रहे हैं? तो फॉर्मूला को ही कंबाइन करते चलेंगे जब तक पॉसिबल होगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, पाई की वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू रखनी है, 2 पता है, आर पता है, एल निकालना है। ठीक है, 9th क्लास में आप लोगों ने सीखा है एल कैसे निकाला जाता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपका कोन है, ठीक है, इस कोन के अंदर ये होती है रेडियस, ये होती है हाइट h, और ये होती है स्लैंट हाइट ऐसे साइड वाली, और ये बनता है 90 डिग्री एंगल।
ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर होती है। तो क्या एक पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया ये? इसका मतलब क्या मुझे साइड में ऐसा नहीं दिख रहा आपको, ये अलग अलग से निकाल लूँ कि भाई ये एच है, ये आर है, ये 90 डिग्री और एल है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी कि मैं इसको एक बार यहाँ पे रुक रहा हूँ, ये वाला काम आपको साइड में करना है। या चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो कि एरिया टू बी कलर्ड, ये निकला इक्वेशन नंबर 1। अब हमें देखो, अभी तक मैंने किसी वैल्यू की बात नहीं की थी, तो हम एक बार यानी यहाँ तक के नंबर हम सिक्योर कर चुके हैं, आपके 4 टिक लग चुके हैं, स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है, यहाँ तक के नंबर सिक्योर हैं। इस चीज़ के नंबर भी मिलेंगे और अब तक हमने वैल्यू रखी भी नहीं है। आप खुद सोचो कि आपका एक्चुअल में जो कैलकुलेशन, जिस चीज़ में आप गलती करते हो, ठीक है, इस टाइप के मेंसुरेशन के अंदर वैल्यू गलती होती है आपकी कैलकुलेशन के अंदर। कैलकुलेशन तो हमने की नहीं और इतने टिक लगवा लिए करेक्ट, समझ रहे हो? तो ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर कि हमें लास्ट में आके रखेंगे वैल्यू, इस चीज़ के मार्क्स भी मिलेंगे। अब आप फिर क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लगा दो इस चीज़ को। तो यहाँ से एल की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और करेक्ट टिक लगते जा रहे हैं आपके, यहाँ भी क्या लग रहा है? टिक टिक, समझ रहे हो? और वैल्यू तो अब तक हमने रखी नहीं है, जो एक्चुअल में पूछा है वो तो हमने किया नहीं है, लेकिन फिर भी इतने टिक लगवा लिए। अब आप मुझे बताओ, ये जो एच है ये किसकी हाइट है? ये कोन की हाइट है, और हमें कोन की हाइट अलग से नहीं दी हुई है, हमें दिया हुआ है टोटल हाइट। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ से अगर मैं सोचूं इसको, तो भाई मुझे कोन की हाइट मतलब मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। कौन सा पोर्शन चाहिए? ये वाला पोर्शन, ये कोन की हाइट है। अच्छा, तो कोन के ये कैसे होगा? यानी 5 में से अगर मैं इस पोर्शन को रिमूव कर दूं, इस वाले पोर्शन को अगर हटा देता हूं, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। अब ये पोर्शन कितना है? तो ये पोर्शन हो गया आपका जो हेमिस्फेयर की रेडियस होगी। भाई ये हेमिस्फेयर की रेडियस ही होगी ना। आपने एक हेमिस्फेरिकल बाउल बनाया इस तरीके से, ये क्या होता है? ये इसकी रेडियस ही तो होती है, ये सेम ही होता है, ठीक है। तो ये कितना होगा? तो अभी हमें पता लगा रेडियस कितना है? 7/4, यानी ये पोर्शन है 7/4। यानी मुझे टोटल 5 में से 7/4 को हटाना है, तो ये निकल के आ जाएगा। तो आप निकालोगे तो जो हाइट निकलेगी, इसको मिटा रहा हूँ मैं अभी, तो जो हाइट निकल के आएगी h, वो होगा 5, टोटल 5 में से 7/4 को रिमूव कर रहा हूँ, 4 LCM रहेगा, 5 4 जा 20 माइनस 7 इक्वल टू 13/4। h निकल के आ गया मेरा 13/4, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन जो आप करने वाले हो इसके साथ कर लेना कि यहाँ पे h की वैल्यू निकल के आ गई 13/4। क्या है ये? किस में दी हुई है? आई थिंक सेंटीमीटर था ये। एक सेकंड रुकिए यहाँ पे, जी बिल्कुल सेंटीमीटर के अंदर ही ये चीज़, ठीक है। तो h निकालोगे डायग्राम के साथ में लिख देना h इक्वल टू ये है। अब वैल्यू उठा के रख दो, L की वैल्यू देखो। अब तक हमने वो टफ वाले कैलकुलेशन वाला पार्ट तो कर ही नहीं रहे हैं, बच्चों वाली चीज़ चल रही है अभी तो सारी की सारी, ठीक है। और इतने टिक लगवा चुके हैं हम करेक्ट। h मतलब 13/4, उसका स्क्वायर करोगे 13/4 का होल स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169 और 4 का स्क्वायर 16, प्लस r की बात करें, r है 7/4, इसका स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर 49/4 का स्क्वायर 16। अंडर रूट में वैल्यू देखो इसकी, LCM 16 रहेगा, ठीक है। तो 169 प्लस 49 जब ऐड करोगे 9 और 9 18 का 1, 18 का 8, 1 बचा, 1 और 4 5, 5 और 6 11, ठीक है। 11 1 और 1 2। अब जब हम बात करेंगे तो 16 तो बाहर आ जाएगा, 4 बन के तो 1/4 हो गया, ठीक है। और 218 याद करो, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी 4 और 5 के बीच में कहीं आएगा। और मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप चाहो तो देख लेना कि डिवीजन मेथड यूज़ करके हम कैसे निकालते हैं अंडर रूट। तो देखो ये से राइट से पेड़ बनाना स्टार्ट किया इसका, 1 1 जा 1, 1 बचा, ठीक है। 18, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। अब अगर टेबल बोले तो 23 3 69, 24 चौक 96, यानी 24 4 जा 96, ठीक है। 14 पॉइंट इधर से करोगे तो 2 बचेगा और 2 बचेगा और 00, 24 + 4 28 होगा। और इसकी वैल्यू निकल के आई अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम जाएगा, तो 14.7 वैल्यू इसकी आ गई। अंडर रूट के बाहर आएगा ये 14.7 बन के, ठीक है। जब इसको 4 से डिवाइड करोगे 14.7 को, तो 4 3 जा 12। कैलकुलेशन बेटा इस चैप्टर की खासियत यही है कि आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छा होना चाहिए, डिवाइड अच्छा होना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर जहाँ भी कोन आ गया ना, वहाँ पे सिंपल चीज़ है, एल निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसलिए फिर मैं रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता डिवीजन मेथड का यूज़ करके मैंने बताया हुआ है एक वीडियो के अंदर। आई थिंक ये मैंने 8th क्लास के अंदर, या पता नहीं एक सेपरेट वीडियो बनाया होगा, ठीक है। सेपरेट वीडियो है शायद स्क्वायर रूट निकालने का, नहीं है तो देख लूँगा मैं, बना दूँगा आगे, ठीक है। तो ये
टिप्स पे कर लेना, और टेबल भी आपको आनी चाहिए। और टेबल कैसे यूज़ करते हैं, मैंने 99 तक की टेबल याद करने के ट्रिक का एक वीडियो डाला हुआ है, 7 से 8 मिनट का है। आप तुरंत आप उसकी टेबल को 15 to 20 सेकंड में कोई भी टेबल लिख सकते हो रैंडमली। अब तक क्या होता है, जैसे आपको बोलूँ मैं 25 के लिखो, तो आप 24 के बजाय 25 के लिख सकते हो। अब आपको मैं बोलूँगा डायरेक्टली कि 47 की टेबल लिखो, तो आप आराम से उस ट्रिक का यूज़ करके विदिन 20 सेकंड, और प्रैक्टिस हो गई तो विदिन 10 सेकंड 15 सेकंड भी टेबल लिख लोगे। यानी कि अगर हम भूल भी जाते हैं इनकेस टेबल किसी की नहीं आ रही है, तो साइड में हम फटाफट टेबल लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ, उनको देखते रहना। हाँ जी, तो 4 3 जा 12, 2 बच गया यहाँ से 27 हो जाएगा, और 4 6 जा 24, ठीक है, फिर 3 बच गया, और 4 7 जा 28, तो 3.67 चलता रहेगा, जिसको अगर हम राउंड फिगर करें तो 3.7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3.7। ये आपकी वैल्यू निकल गई एल की। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का इसलिए बन जाता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट भी होता है, स्क्वायर भी होता है, डिवाइड भी होता है, और आपकी कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी भी वीक है ना, तो यहीं गड़बड़ करोगे। इसलिए मैंने आपको बोला था किसी बच्चे की अगर कैलकुलेशन अच्छी भी है तब भी वो कंबाइन करता हुआ आएगा, ताकि उसके प्रॉब्लम नहीं आए। और जिस बच्चे की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है ना भाई साहब, तो इस क्वेश्चन को इस यहाँ तक लिखते आओगे, यहाँ तक लिखते आओगे, तो एटलीस्ट आपने 1 2 3 4 5 6 टिक लगवा चुके हो करेक्ट यहाँ पे, तो आप मार्क्स गेन कर जाओगे। तो एल की वैल्यू निकल गई मेरी यहाँ से, तो मतलब मेरे को पता है एल क्या है, मेरा एल है 3.7। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए चैप्टर के लिए, ये मान के चलना। वो मैं करवा दूंगा, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो किस तरीके से करना है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसको नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, एल की वैल्यू 3.7 निकल के आ गई मेरी यहाँ से। अब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन 1। आप तो कंटिन्यूटी में लिखोगे, मैं तो मिटा दी, आप मिटा नहीं सकते वहाँ पे। अब रख दो इसके अंदर, तो जो एरिया होगा, आप सोचो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है रेडियस के 7/4। देखो कितनी अच्छी चीज़ है, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 2r 2 × 7/4 प्लस एल मतलब 3.7। देखो कितना बच्चों वाली कैलकुलेशन बन गई है, अदरवाइज आप सेपरेट निकालते तो परेशान हो जाते। ठीक है, 7 से 7 कटेगा, 2 2 जा 4, 2 से 11 कटेगा, तो 11/2 और मल्टीप्लाई ये हो गया। और 7/2 क्या होता है 3.5। क्यों कर रहा हूँ मैं डेसिमल में, क्योंकि भाई मुझे 3.5 को 3.7 से ऐड करना है ना। ठीक है, क्यों फालतू में इसको मैं कन्वर्ट करूँ रेशनल के अंदर। मुझे देखो, हमें बंधे हुए नहीं है, रूल हमारे लिए होते हैं, हम रूल के लिए नहीं होते हैं। जिस टाइम जो ईजी लग जाए वो कर लो। तो 7/2 का मतलब आपका आएगा 3.5, और जब 3.5 को 3.7 से ऐड करो, 3.5 तो 7 हो गया, 7.2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 7.2, और 2 से कट करो इस चीज़ को, 2 3 जा 6, 1 और 2 6 जा, तो 3.6। अब 11 6 जा 66, 6 11 3 जा 33, 33 और 6 39, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी अब देखो, आप खुद बताओ, इतने कैलकुलेशन वाला पार्ट कितना, इतना, और साथ में एल की वैल्यू, और उससे ज़्यादा पोर्शन आप इस तरह से लिख चुके हो। तो फिर बोल रहा हूँ, मेरी बात मान लेना, प्रैक्टिस इसी तरह से करना कि आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। फॉर्मूले को ही जितना छोटा बना सकते कंबाइन करके, आप उतना बनाना है, उसके बाद वैल्यू पुट करना, ताकि हमारे इन चीज़ों के अंदर नंबर ना कटे। यहाँ तक के नंबर तो आप सिक्योर करोगे ही करोगे। समझ रहे हो, टिक यहाँ नहीं लगते हैं, आपका टिक इसमें नहीं लगने वाला है, आपका टिक लगेगा एक यहाँ पे और एक एल की वैल्यू पे। अब आप सोचो, टोटल मिला के टिक काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 में से 4 टिक हम बिना कैलकुलेशन के लगवा चुके हैं। अगर ये दोनों गलत भी होते हैं, और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो मान के चलना कम से कम आपको 1.5 नंबर तो यहाँ तक मिल जाएगा। किस चीज़ का, कुछ किया ही नहीं हमने सिर्फ डायग्राम बनाया, फॉर्मूला लिखा है, कैलकुलेशन जो मिस्टेक करते हैं हम, 1.5 नंबर कम से कम है। टीचर अच्छा हुआ 2 नंबर भी दे देता है यहाँ पे, और कुछ अगर आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक है, ये गलत किया, तो हो सकता है 2.5 नंबर तक मिल जाए। ठीक है, तो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। हाँ जी, अब है एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे इसलिए है बेटा एग्जाम्पल बहुत शानदार लेवल के दिए हुए हैं बुक के अंदर एनसीईआरटी में, इसलिए एग्जाम्पल 2 के बाद मैं एग्जाम्पल 3 पे नहीं जाऊँगा, आपका लेवल बहुत हाई कर देगा वो। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो एग्जाम्पल 2 के बाद आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। ठीक है, इमेजिनेशन पावर लगानी इसके अंदर आपको। सोचो कि द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर, एक फिगर में डेकोरेटिव ब्लॉक बना हुआ है, ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है मेरी, देख लेना। ठीक है, 2 सॉलिड से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सॉलिड, एक क्यूब रखा हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, यानी कोई भी बॉक्स रखा हुआ है क्यूब जैसा दिखने वाला। ओके, एंड अ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर कैसा रखा हुआ है आपको ये समझ सकते हो। चलो क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ कि द बेस ऑफ ब्लॉक इज अ क्यूब
विद एज 5 सेंटीमीटर। जो बेस है इस ब्लॉक का, ये तो क्यूबिकल शेप है जिसकी क्या है, एज 5 है सारी, यानी ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। एंड हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज़ अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर है, यानी पूरा कवर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है पूरा कवर, क्योंकि ये तो 5 है ना भाई पूरा, और ये 4.2 तक ही जा रहा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, आपको ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब जरा इमेजिनेशन पावर यूज़ करो कि आपके पास एक डब्बा रखा हुआ है क्यूबिकल शेप के अंदर, उस डब्बे पे आपने उल्टी कटोरी रख दी। सुनना बेटा, इस चीज़ को समझना अच्छे से। हेमिस्फेयर बाउल होते हैं ना हमारे अंदर, बाउल हेमिस्फेरिकल शेप होती है, परफेक्ट नहीं होती। क्या होता है, हमारे क्वेश्चन लायक तो कर देगा ना वो काम वो, यानी एक डब्बे के ऊपर आपने एक बाउल रख दिया। अब आप ये सोचो, आपको शेप कहते हैं, एक क्यूबिकल डब्बा रखा हुआ है, डब्बे के ऊपर बाउल को उल्टा रखा हुआ है, ठीक है, यानी ऊपर आपका गोल वाला हिस्सा आपके हाथ में है और जो नीचे वाला खुला हिस्सा होता है उस डब्बे के ऊपर रख दिया फिक्स। तो क्या आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको उसका टॉप ऐसा दिखाई देगा? यानी टॉप की अगर हम बात करें तो टॉप का ये वाला पोर्शन इस तरीके से कवर होगा। अब मैं आपको वो तो बना के दिखाया, आप इमेज करो कि आपका ये जो है इसके ऊपर आपने वो रखी हुई है, कटोरी रखी हुई है, तो ये वाला हिस्सा कटोरी ने कवर किया हुआ है, ये वाला हिस्सा कटोरी ने कवर किया हुआ है। जो 3D शेप तो नहीं बना सकता मैं, आप इमेजिनेशन लेके आओ कि ये कटोरी है, ठीक है, और पूरा का पूरा, अब आप कहो सर आपने पूरा टच क्यों नहीं किया यहाँ तक? बेटा पूरा टच है भी नहीं, क्योंकि हमें बोला हुआ है कि ये तो है टोटल 5, ठीक है, उसमें से जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये है 4.2, यानी कि पूरा कवर नहीं कर रहा है, साइड में जगह बच रही है। समझ रहे हो? तो यहाँ इमेजिनेशन करो कि क्यूबिकल डब्बे के ऊपर कटोरी को उल्टा रखा हुआ है, इमेजिनेशन के अंदर आ रहा है। अब मुझे बताओ, आपको पेंट करना है तो आप पेंट कहाँ कर पाओगे? अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, क्योंकि मुझे कटोरी समझाने के लिए इसको शेड किया था मैंने, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपको पेंट करना है, आप कहाँ कर पाओगे? तो आप कहोगे सर देखो, ये जो इसकी देखो क्यूब में 6 सरफेसेज होती हैं, कितनी होती है? 6 में से कौन सी? सिर्फ टॉप के ऊपर ही तो रखा हुआ है, ये जो आपने वो रखा हुआ है कटोरी को कहाँ रखी हुई? टॉप पे रखी हुई है। यानी कि अगर हम बैठे हुए रूम के अंदर, तो आप इमेज करो कि एक रूम है, आप रूम के अंदर, आप डब्बे के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, तो इसका फ्रंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरे के पूरे पे पेंट हो जाएगा बाहर की तरफ से। हमें पेंट कहाँ से करना है? बाहर की तरफ से पेंट करना है, यानी फ्रंट वाले पे पेंट हो जाएगा, बैक वाले पे पेंट हो जाएगा, इस साइड वाले पे, राइट वाले पे पेंट हो जाएगा पूरा, लेफ्ट वाले पे पेंट हो जाएगा पूरा का पूरा, बॉटम पे पेंट हो जाएगा पूरा का पूरा, और टॉप में कहाँ पेंट होगा वो देखना कि ये है मेरा टॉप। देखो फिर बता रहा हूँ, इसकी 5 सरफेस, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट और बॉटम, इस पे तो पूरा पेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डब्बा आपके हाथ में है, इधर पेंट किया, चारों तरफ पेंट किया, नीचे से पेंट कर दिया, ऊपर देखने लगे अरे ऊपर तो कटोरी रखी हुई है, यानी पूरा पेंट तो नहीं कर सकता। तो पेंट कहाँ करोगे? पहली बात, पेंट आप कर पाओगे, कटोरी डब्बे के ऊपर रखी हो, तो कटोरी का जो गोल वाला हिस्सा है वहाँ पेंट नहीं हो सकता क्या? वहाँ भी पेंट हो सकता है भाई, उभरा हुआ हिस्सा है ना ऊपर कटोरी का, तो उसके ऊपर तो पेंट हो ही सकता है। और साथ में तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो कटोरी इस तरीके से बनी हुई है आपकी, उस कटोरी के अंदर जितना हिस्सा कटोरी ने छोड़ दिया, यहाँ भी पेंट हो जाएगा। कर सकते हो, ठीक है। माइंड में इमेजिनेशन पावर लेके आओ थोड़ी सी कि कटोरी ने जितना हिस्सा छोड़ दिया है, यहाँ पेंट होगा या नहीं होगा? कटोरी पूरा कवर थोड़ी करी ऊपर वाले हिस्से को, कुछ छोड़ दिया उसने साइड में, वहाँ पेंट होगा। और साथ में कटोरी का जो कर्व वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है? कर्व वाला पार्ट है, यानी जो दिख रहा है आपको, उसके ऊपर पेंट हो पाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? अब मुझे बताओ कि टोटल एरिया टू बी पेंटेड, मैं एक बार ऊपर वाला मिटा देता हूँ, इसके अंदर हमारा साइज डायमेंशन लिखी हुई है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है, क्योंकि ये अगर आपने गलत लिख दिया तो आगे तो फिर चांस ही नहीं है सही होने के। तो टोटल एरिया, ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक है ना, तो टोटल सरफेस एरिया लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया को समझने का सबसे अच्छी चीज़ क्या है? जहाँ पेंट कर सको, क्या कर सको? जहाँ पे पेंट हो सकता है। तो वो क्या होगा? इस क्यूब की 5 सरफेस के ऊपर पेंट होगा 5 सरफेस के ऊपर पेंट। समझना, देखो लिखने के तरीके अलग अलग, फॉर्मूले को मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीके से लिखवाऊंगा। क्यूब की 5 सरफेस पे पेंट होगा, समझ में आ गया ये वाली चीज़? आगे पीछे, दाएं बाएं और नीचे वाले के ऊपर। साथ में क्यूब के ऊपर वाली सरफेस पे पेंट होगा, लेकिन सिर्फ बचे हुए हिस्से पे, और बाद में इस बाउल के ऊपर। तो देखना, मैं एक बार लिख देता हूँ मैं कि टोटल सरफेस एरिया वो होगा कि
5 सरफेसेस ऑफ क्यूब, देसी भाषा में लिख रहा हूँ बिल्कुल, ये हमारा वो फॉर्मूला नहीं है जो फाइनल जिसको यूज़ करने वाले हैं, ये फॉर्मूला वो है जिसको आपको समझाना है कि 5 सरफेसेस ऑफ क्यूब इनके ऊपर पेंट होने वाला है, प्लस रिमेनिंग पार्ट। मैं बोल रहा हूँ बेटा ये वो वाला फॉर्मूला नहीं है जिसका आप अभी फॉर्मूला लगाओगे, ये सिर्फ समझाने का तरीका है, समझना। और इसके अगली लाइन में डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत सिंपल तरीके से निकल के आने वाला है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ 6th सरफेस, रिमेनिंग पार्ट, इस रिमेनिंग पार्ट पे जो इसने क्या बोलते कटोरी ने जो छोड़ दिया ना आसपास में, यहाँ तो पेंट करोगे, प्लस भाई कटोरी रखी गई है, कटोरी के ऊपर भी तो पेंट करना है, इसका मतलब प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। जो हेमिस्फेरिकल बाउल कटोरी रखी हुई है उसके कर्व वाले पार्ट पे भी तो पेंट करोगे, ठीक है। 5 सरफेस पे कर देंगे, 6 सरफेस में सिर्फ बचा हुआ पार्ट है कटोरी ने जो छोड़ दिया उसके ऊपर कर देंगे, और बाद में बाउल के कर्व वाले पार्ट पे कर देंगे। लेकिन आप मुझे बताओ कि ये 6th ये रिमेनिंग पार्ट कैसे निकलेगा, रिमेनिंग पार्ट कैसे निकलेगा। अब इमेज करो कि कटोरी ने, देखा जाए इसको, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं जो कि अभी 2D में हमें दिख भी रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट कैसे निकल रहा है देखना जरा एक बार। टॉप व्यू देखने पे मुझे यहाँ पे सिर्फ एक सर्किल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? हमें पता है हेमिस्फेयर जो कटोरी होती है वो नीचे से कैसी होती है, सर्किल वाली शेप दिखती है, तो एक सर्किल नहीं तो ढका हुआ है इसको, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ कि मुझे सिर्फ रिमेनिंग पार्ट निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि पूरे के एरिया में से, पूरे एरिया में से अगर मैं सर्किल के एरिया को हटा दूँ, इस पार्ट को कट कर दूँ मैं बीच वाले पार्ट को, ठीक है, इस पूरे में से अगर मैंने बीच वाले पार्ट को हटा दिया, इसका मतलब जो मेरा बच के आएगा वो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। यानी पूरे में से मैंने सर्किल को हटा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ 6 सरफेस निकल जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, पूरे का एरिया, रिमेनिंग पार्ट जो निकल के आया, रिमेनिंग पार्ट का मतलब हो गया कि एरिया ऑफ दिस सरफेस, एरिया ऑफ दिस सरफेस, जो भी सरफेस है, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। भाई हेमिस्फेयर का बेस ही तो है ये, और जो कैसा दिखता है ये दिखता है सर्किल जैसा। कैसा दिखता है? सर्किल जैसा। तो आपने अब समझ में आ रहा है, पूरा डिटेल में खोल के बता दिया है कि 5 सरफेस प्लस हेमिस्फेयर का कर्ड वाला पार्ट प्लस इसकी 6 सरफेस में से आपको सर्किल निकाल देना है। क्या निकाल देना? सर्किल निकाल देना है। तो हमारा जो मॉडिफाई होके एरिया बन के आया बहुत सिंपल तरीके से वो ये आया। भाई बात बताओ, इसकी 5 सरफेस हमने ली थी, उसके बाद मैंने इसकी 6 सरफेस ली, ये वाली भी ले ली पूरी, तो आप लिख सकते हो इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की 5 सरफेस और 6th भी पूरी ले चुका हूँ, माइनस 5 तो है लेकिन 6th जैसे ही ली उसमें से मुझे सर्किल माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और जो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है, मैं ब्रैकेट में डाल भी रहा हूँ, उसकी शेप कैसी होती है? सर्किल जैसी होती है, ठीक है। ये हो गया, और प्लस में आपका निकल के आ जाएगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, उस पर भी करोगे कटोरी के ऊपर, प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा समझाने में बेटा, क्योंकि देखो एक एक चीज़ बतानी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली ये उठ के आएगा रट लोगे, कुछ भी आ सकता है। और इस चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है समझने के लिए, समझने में जितना टाइम लेना उसके बाद आप देखना आपकी स्पीड बहुत फटाफट बढ़ जाएगी इसको, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, मैं वैल्यू रख रहा हूँ डायरेक्टली, तो भाई टोटल वैल्यू मतलब फॉर्मूला रख रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? वो होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? देखो मुझे पता है ये डायामीटर है 4.2 क्या है इसका? डायामीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 4.2/2 यानी कि 2.1, क्या हो जाएगी? 2.1, ठीक है, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर सर्किल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर्ड सरफेस हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का कर्ड वाला पार्ट कितना होता है? वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है,
कोई है ऐसा जिसके मन में आ रहा सिर्फ वैल्यू रख दें? भाई रुक जाओ, शांति रखो, वैल्यू क्यों रख रहे हो? देखो कितनी सिंपल चीज़ दिख रही है कि 2πr² में से 1πr² हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × x², 1πr² हट गया 2πr² में से, तो सिंपली πr² बच गया। बताओ कैलकुलेशन वाला पार्ट कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं है ना। मेन चीज़ थी कंसेप्ट को समझना, जो कि टाइम लो समझने के लिए, ठीक है। बस हो गया अपना ये वाला काम। अब बताओ इससे सिंपल कुछ हो सकती है इक्वेशन? कुछ है ही नहीं। तो इक्वल टू हो जाएगा 6 × x, मतलब इसकी एज जो कि है 5, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और प्लस πr², पाई मतलब 22/7 इंटू r²। अब देखो इसको कहोगे सर डेसिमल में कन्वर्ट, रेशनल में कन्वर्ट कर लो, कर सकते हो करना चाहो तो, लेकिन मुझे 21 दिख रहा है, 2.1 में 21 छुपा हुआ दिख रहा है मुझे, तो सीधी सी बात 21 तो 7 से कट जाएगा, तो इसको लिखूंगा 2.1 × 2.1 पाई r का स्क्वायर। इससे कट करेंगे तो 0.3 टाइम कट होगा। कितने टाइम कट होगा? 0.3 टाइम। ये हो गया 150 प्लस 22 3 जा 66 होता है तो 6.6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2.1 इक्वल टू 150 प्लस 21 टेबल बोलो, 21 का 126, 12 बच गया, 21 का 26 2 28 10 138, ये हो जाएगा 13.86। ऐड कर दो, 150 में 13 ऐड करोगे तो 163 आएगा, और 0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब किसी को लग रहा हो ना सर आप तो इतना धीरे धीरे समझा रहे, इतनी बार क्यों समझा रहे हो बेटा जी? आपको फ़र्क दिख जाएगा। मैं धड़ाधड़ कर दूंगा तो होगा क्या, अगली बार क्वेश्चन समझने के लिए वापस पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अब आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, जितना डिटेल में लिखवाया है उतना ही डिटेल में क्वेश्चन को नोट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकाला। 5 सरफेस, छठी में से एक 6 सरफेस में से एक सर्किल निकाल दिया, जिससे कि बाहर का बच गया, और साथ में कर्व वाला पार्ट। समझ रहे हो? इस तरीके से करना है। अब एक एग्जाम्पल और लेके आता हूँ इसका, एग्जाम्पल नहीं सॉरी, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात तो बोलना भूल ही गया इसके अंदर में, आपने नोटिस की होगी ये वाली चीज़ कि हम फॉर्मूले को कंबाइन करते करते लास्ट में एक छोटी सी चीज़ बच गई थी हमारे पास में, ठीक है। और उसका कैलकुलेशन के लिए हमारे पास सिर्फ 2 लाइन की रिक्वायरमेंट थी, 2 लाइन कैलकुलेशन हो गई थी। अब आप खुद सोचो कि आपके अगर 2 लाइन की कैलकुलेशन में बाई मिस्टेक हमारा दिन खराब हो, कैसा हमारा गलती हो भी जाए मान लो कैलकुलेशन में, तो बताओ कितने नंबर कट होंगे? आपने वो फॉर्मूला सही लिखा, बनाते गए, कंबाइन करते गए, डायग्राम सब कुछ लिख लिया आपने, 2 लाइन की गलती की वजह से पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हुई, 2 नंबर तो कम से कम मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने बोला है कि कंबाइन करते चलना फॉर्मूला को, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। हाँ जी, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 है अपना। इस तरह सिस्टम चलेगा, ज़रूरी नहीं है मैं सारे एग्जाम्पल करा के एक्सरसाइज पे मूव करूँगा। मुझे जिस लेवल का लगेगा आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ाना है, उसी तरीके से चलूँगा। मेरा थोड़ा डिफरेंट सिस्टम चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल होंगे, 1-2 उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, फिर एग्जाम्पल होंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको लेक्चर नंबर करेक्ट डालूंगा मैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको तो पूरा कोर्स करना है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आई थिंक 8th क्लास के अंदर बच्चा आ जाता है, 8th क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है आपकी एक्सरसाइज की कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आप मुझे बताओ, आपके हाथ में क्यूबिकल डब्बा है, दूसरा क्यूबिकल डब्बा है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो एक शेप बन के आएगी, बस उसी की बात कर रहे हैं। कैसे? अब आप मुझे बताओ कि क्यूब है जिनका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो गिवन क्या है हमें? गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब क्या होता है? एक्स क्यूब, या बोले तो एज क्यूब, या फिर साइड क्यूब। ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब का, जो कि है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से साइड निकाल सकते हैं कैसे? दोनों साइड का क्यूब रूट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यानी जो एक क्यूब दिया हुआ है उसकी साइड कितनी है? 4। चेक कर लो, 4 का क्यूब 64 ही होता है, ठीक है। अब क्या किया हुआ है कि आपने 2 क्यूब है उनको जोड़ा हुआ है, ठीक है, और 2 क्यूब को ऐड करने पर आपका रिजल्टिंग जो बन के आएगा सॉलिड, वो कैसा होगा? क्यूबॉइड होगा। रटना नहीं है, अभी खुद डायग्राम में देख लेना बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। अब सुनो, आपने क्यूब लिया, ठीक है, एक आपके पास क्यूब है, दूसरा क्यूब भी है सेम। इसने बोला था कि 2 क्यूब को आप ऐड कर रहे हो, 2 क्यूब को एंड टू एंड आप ज्वाइन कर रहे हो, और दोनों के डायमेंशन क्या है? सेम है, क्योंकि 64, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है। दोनों की वॉल्यूम क्या थी? सेम थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने 4 लिख दिया, मैं इसको मिटा सकता हूँ, ये आप नोट कर लेना। इन्फॉर्मेशन जरूरी है, ये नहीं लिखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, इसको लिख लो, ठीक है।
मिस नहीं करनी एक भी लाइन। कुछ लोग शॉर्टकट में लिख लेते हैं, मिस नहीं करनी भाई लाइन एक भी। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा पास पास तो क्या बनेगा, देखना ध्यान से ज़रा। ऐड करने पे ये बनेगा। अभी आप कहो सर आपने एकदम से कैसे बना दिया ये, अभी आप खुद देख लेना बनता कैसे है। कंबाइन जब आप इन दोनों को करोगे तो आपका ऐसा कुछ बन के आएगा। कैसे, रुक जाओ, अभी मैं फिनिश नहीं किया भाई मैंने, ठीक है। इमेजिनेशन कर पा रहे हैं कि दोनों क्यूब को मैंने जोड़ दिया है, ठीक है, और बीच में जो जॉइंट करने के लिए मैंने रेड गम यूज़ किया है, ठीक है, आपको कलर दिख जाएगा। इस तरीके से मैंने ज्वाइन किया हुआ। तो एक क्यूब ये था, एक क्यूब ये था, दोनों को पास पास जोड़ दिया। अब बताओ, अब मुझे बताना ये वाला पोर्शन कितना था, 4, यहाँ से यहाँ तक का है 4, और यहाँ से यहाँ तक का भी कितना है, 4 है। भाई ऐसे जोड़ा है, ये तो 4 ही है ना, इसमें थोड़ा ना चेंज होगा, एक डायमेंशन में चेंज होगा। ये 4 है और ये भी 4 था, तो ये 4 रहने वाला है। अब आप मुझे बताइए ये कैसे शेप हो गया, आप क्यूबॉइड हुई कि नहीं हुई, कैसे हुई क्यूबॉइड। इसकी जो लेंथ है वो हो गई 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। समझ रहे इस चीज़ को। तो दोनों क्यूब को जोड़ने पर हमारा क्यूबॉइड बन गया। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, और हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है, 2 टाइम तो LH लेते हैं, पूरा पूछा हुआ है सारा, 2 टाइम BH लेते हैं और 2 टाइम LB लेते हैं। इस तरीके से याद करना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब वैल्यू रख दो उठा के, LH लेंथ मल्टीप्लाई हाइट 8 4 जा 32, BH 4 4 जा 16, प्लस LB 8 4 जा 32। ये 16 2 जाए, 16 2 जाए, 16 1 जाए, तो 16 2 2 4 + 1 16 5 जा 80 हो जाएगा। ये भी एक तरीका है आपका कैलकुलेशन फास्ट करने का। अब 2 × 80 करोगे तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सरफेस, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा रिजल्टिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो डायग्राम आना चाहिए इस चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के आप ये बताओ करना क्या है, कहाँ कहाँ पेंट कर पा रहे हो, कितना सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा क्वेश्चन, और तब तक इनको आराम से अच्छे से समझना है, एक एक चीज़ को डिटेल में मिस नहीं करना है कुछ भी। टिल देन बाय बाय।